सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं वाईडी की एडिटोरियल क्लास में। फटाफट से अपने खास अंदाज के अंदर आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को हम करेंगे। हर रोज़ की तरह ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन को एक साथ लेकर के चलेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। फोकस के साथ वीडियो को देखें, बीच बीच में ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अपने नोट्स बनाते जाएं। सबसे अच्छा मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस एडिटोरियल को खुद पढ़ने की कोशिश करें। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। मेरे दो चैनल से अपने टेलीग्राम पे, एक ऑफिशियल वाईडी नो चैट्स, दूसरा ऑफिशियल वाईडी और ये लंबा सा नाम। एक में चैट्स हैं, दूसरे में चैट्स नहीं होती हैं। मटेरियल दोनों में अवेलेबल है, तो वहाँ पे मैंने सारा का सारा मटेरियल डाल देता हूँ। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। शुरू करें। कह रहे रिलीज़ है ना, रिलीज़ वो बड़ा है स्लो। रिलीज़ क्या होता है? मुक्ति। कह रहे जो अभी छूटने का काम होगा इस वायरस से, मुक्ति का काम होगा ना, वो छूटना बड़ा स्लो होगा। ऐसा मत समझो लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो आप छूट गए वायरस से। अब ये कैसे पता लगेगा आपने को? कह रहे अ लेस रिग्रेस लॉकडाउन डज नॉट मीन कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम। कह रहे एक लेस रिग्रेस लॉकडाउन जो है ना, ऐसा लॉकडाउन जो कम स्ट्रिक्ट है। रिग्रेस क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत स्ट्रिंजेंट हो, बहुत हार्ड हो, एग्जॉस्टिव हो, उसको कहते हैं रिग्रेस। करें एक कम रिग्रेस जो लॉकडाउन है, उसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन, उसका मतलब ये कतई नहीं है क्या कि कोविड-19 है ना, उसको ओवरकम किया जा चुका है, उसको जीता जा चुका है। सेंटेंस की ग्रामर के पीछे बाद में आएंगे। पहले जो मैं चीज़ की तरफ आपका ध्यान हर रोज़ खींचता हूँ, हर सेंटेंस का सब्जेक्ट है ग्रीन, हर सेंटेंस की वर्ब है पिंक। पहले सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब्स आए हैं, मतलब दो क्लोज हैं, इसलिए दो सब्जेक्ट्स हैं और दो पिंक कलर की वर्ब्स हैं। पूरा एडिटोरियल मार्क्ड है इसी तरीके से। किसके लिए किया है मैंने? जो लोग आज भी ये सोच करके अपना सर खुजाते हैं, यार मैथ्स इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आ गई, मैथ्स रीजनिंग तो बहुत अच्छे से आ गई, इंग्लिश भी आती होती तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता, कोई एग्ज़ाम हम क्रैक कर देते। आप अगर ऐसा कर रहे हैं ना और कन्फ्यूज़ड हैं, मैं आपको बता देता हूँ आपकी कन्फ्यूजन क्या है। ये कन्फ्यूजन है आपकी, आप सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ नहीं पाते हो किसी सेंटेंस के अंदर। ये काम मैंने आपके लिए किया है खास, ताकि आपको मालूम चले ये इसका सब्जेक्ट है, आपकी समझ के हिसाब से भी ये इसका सब्जेक्ट है या नहीं, है ना। आपको हर रोज़ इस एक्सरसाइज को मेरे साथ करना है अगर आप अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करके ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ना चाहते हो इंग्लिश के साथ। अब आ जाओ इसके पीछे ग्रामर में। दो सवाल है मेरे आपसे। पहली चीज़, ये जो है एक सब्जेक्ट आया और दूसरी उसकी वर्ब आई, फिर दूसरा सब्जेक्ट आया, फिर दूसरी उसकी वर्ब आई, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन कहाँ है? आपको मालूम होगा कंजंक्शन का काम होता है दो क्लोजेस को मिलाना, दो नाउन्स को मिलाना। जैसे बीच में एंड कंजंक्शन लग जाती है, व्हेन कंजंक्शन लग जाती है ना, एज कंजंक्शन लग जाती है। दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? दैट नाम की कंजंक्शन ऐसी होती है जिसको हम जनरली बोलने और लिखने में मिस कर देते हैं। अ लेस रिग्रेस लॉकडाउन डज नॉट मीन दैट कोविड-19 हैज़ ओवरकम। अब ये दैट जो बीच में था ना, उसको हम खा जाते हैं लिखने में भी और बोलने में भी, तो दैट कंजंक्शन को अक्सर आप जो है ना गायब पाएंगे। दूसरा सवाल आपसे, ये हैज़ बीन ओवरकम क्यों है? आपने वेलकम वर्ब सुनी होगी, उसकी पास्ट फॉर्म होती है वेलकम्ड, तो ओवरकम वर्ब है, उसकी फास्ट फॉर्म ओवरकम्ड क्यों नहीं लगाई? है तो ये पैसिव के अंदर। कोविड-19 को हमने ओवरकम कर लिया है, उसको जीत लिया है, मतलब इस सेंटेंस पे कोविड-19 में कुछ काम हो रहा है। कोविड-19 तो जो यहाँ पे पैसिव में है, फिर भी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो इसने ओवरकम क्यों लगाया? ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। ओवरकम जो है इस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। कम, केम, कम, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। समझ रहे मेरी बात को? ओवरकम फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ओवरकम थर्ड फॉर्म है। अब ये बताओ ओवरकम्ड क्यों नहीं बनता? वेलकम की जगह वेलकम्ड क्यों नहीं बनता? वैसे ओवरकम्ड क्यों नहीं बनता? वेलकम का वेलकम्ड बन जाता है, पर ओवरकम्ड और बिकम का ओवरकम्ड और बिकम्ड नहीं बनता। कॉमन सा आपको जो है ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो ऐसे बनाते हैं बिकम, बिकम्ड एंड बिकम्ड, है ना। बनता है ना ऐसे? नहीं बनता ऐसे। वो वेलकम वेलकम्ड वेलकम्ड होता है, बिकम बिकम्ड बिकम्ड नहीं होता। ये होता है बिकम, बिकेम एंड अगेन बिकम। ठीक वैसे ही जैसे बनता है कम, केम, कम, है ना, उसको फॉलो करता है बिकम। उसी तरह से ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, ये भी कम को ही फॉलो करता है। तीनों वर्ब्स एक दूसरे जैसी हैं, पर ये वेलकम है ना, ये डिफरेंट है। ये होता है वेलकम, वेलकम्ड और वेलकम्ड। तो इन दोनों को, तीनों को मिक्सअप ना करें। ये तीनों अलग जोड़ा है और ये जो है ना ये अलग है। इन आपस में इनको जो मिक्सअप करके आप जो है अपने आप को कन्फ्यूज़ ना करें। शुरू करें आगे। एक छोटी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको पता चले आप क्या पढ़ रहे हो। कोशिश करना आपको इसी समरी को खुद भी इंग्लिश में लिखने की कमेंट सेक्शन में। समरी ये है, कह रहे रिलीज़ तो हो गया है लॉकडाउन से, बहुत जगह पे लॉकडाउन बड़ा ईज़ हो गया है, इंटेंसिफाई कम हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कोरोना चला गया है। इसका मतलब ये है कोरोना पहले से भी ज़्यादा अब डेंजरस है अपने लिए, क्योंकि अब तो है बाहर निकलना भी पॉसिबल है ना, पहले तो घर में बैठे थे। दूसरी चीज़ कह रहा है अब इस चीज़ की आदत डाल लो, यही नई रियलिटी है आज की डेट की।
आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, कोरोना से लड़ना भी पड़ेगा, हर वक्त आपके सर पे तलवार लटकी रहेगी। इसका काम सिर्फ एक ही हो सकता है, इसका इलाज हमेशा प्रोटेक्टिव गियर पहन करके चलो, मास्क लगा के चलो, किसी से बात मत करो ज़्यादा नज़दीक आकर के, किसी के साथ जो है हाथ पाँव ना मिलाओ, है ना, हैंड वॉश करते रहो। साथ में कह रहा है ये ऐसी सिचुएशन इंडिया में इसलिए आई है, मतलब इंडिया के पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में खासकर, क्योंकि यहाँ पे पुअर प्लानिंग है। आपने जितने भी कंटेनमेंट जोन देखे हैं ना, वो सारे बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत सारे स्लम्स हैं, प्लानिंग बहुत ख़राब है। कह रहा वक्त आ गया गवर्नमेंट को इस तरफ भी आंख जो है अपनी देने का, ध्यान देने का, कि आपकी गलत प्लानिंग की वजह से जो इतनी सारी झुग्गियाँ वुगियाँ बन गई हैं ना, इतने क्राउडेड एरियाज़ बन गए हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ पे वायरस ऐसे फैल रहा है तेज जो है आग की तरह। तो सरकार अब इन चीज़ों पे भी ध्यान पे दे करके काम कर सकती है आगे, अपनी प्लानिंग को दुरुस्त करे ताकि लोग ऐसे क्राउडेड ना हो और जल्दी जो है डिजीज़ ना फैले। ये है इसकी समरी। टोन में बोलूँगा एप्रीहेंसिव है, अपने को डरा रहा है, खुद भी डर रहा है, थोड़े इसके मन में डाउट्स हैं आगे क्या होगा, इसको बोलेंगे एप्रीहेंसिव टोन। ठीक है ना। अभी आप मेरे साथ पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बोला वो डिटेल में आप देखेंगे। कोशिश करें समरी को 6 to 8 सेंटेंसेज में लिखने की कमेंट सेक्शन के अंदर। जो लिखेंगे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। हर रोज़ लिखने से आपको आइडिया मिलता है कैसे पेन चलाया जाता है पेपर में। शुरू करें। कह रहा बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड द नेशनल लॉकडाउन for COVID-19 for 2 weeks from May 4th with few restrictions on activity। अब सेंटेंस को अगर पढ़ना है ना तो मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ, ये वाला मैं छोड़ देता हूँ, बाद में बताऊँगा क्यों छोड़ा। कह रहा है सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है, सेंटर ने दे दिया बढ़ा, लंबा कर दिया, आगे खींच दिया, आगे किसको, नेशनल लॉकडाउन को। अच्छा किसके लिए था लॉकडाउन, कोविड-19 के लिए। अच्छा कैसे एक्सटेंड किए, 2 हफ्तों के लिए, मई 4 से, मतलब मई 4 से मई 18-19 तक जो है आगे एक्सटेंड हो गया। अच्छा एक्सटेंड किया है विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस, पहले से कम पाबंदियों के साथ, और किस पे, एक्टिविटी पे, लोगों के आने जाने पे, गतिविधियों पे। तो सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है इस लॉकडाउन को इस तरह से मई 4 के बाद। अब बताओ ये वाला क्या है, ये बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स कौन है, ये करने वाला कौन है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। नाम इसलिए बताता हूँ मैं, आपको एक बार समझ में आना चाहिए है क्या ये, है ना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी रीजन है, प्रेजेंट क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, पार्टिसिपल क्योंकि एडजेक्टिव है। प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की एनजी फॉर्म एडजेक्टिव होती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है वो, है ना, इसलिए इसका नाम ऐसा है। तो कह रहे हैं ये जो है ना एडजेक्टिव, ये काम क्या कर रहा है, इस सेंटर के एक्सटेंड करने का जो काम है ना, उसके साथ में एक साइमल्टेनियस काम और हो रहा है, एक साथ के साथ दूसरा एक काम और हो रहा है। कौन सा, बैलेंस करने का जिंदगियों को और रोजगारों को। समझ गए ना, सेंटर ने एक्सटेंड किया है और कैसे किया है, बैलेंस करते हुए जिंदगियों को, लाइवलीहुड्स, रोजगारों को, लोगों के। समझ गए, 2 काम एक साथ हो रहे हैं। मेन वर्ब आपकी एक्सटेंडेड, दूसरी वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है। समझ गए। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस में आप देखोगे एक काम मेन होता है, दूसरा काम साइमल्टेनियस होता है, उसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म से हम लिखते हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं सीखा था तो कोई नोटबुक के कोने में नोट करें, मैं आपको बार बार ध्यान खींचूंगा इसकी तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंड एक ऐसा वर्ड है जिसके 2 मीनिंग होते हैं, कई बार बता चुका हूँ। किसी को कुछ देते हो तो भी एक्सटेंड करते हो, किसी चीज़ को लंबा खींचते हो तो भी एक्सटेंड करते हो। ही एक्सटेंडेड हिज अनकंडीशनल सपोर्ट टू अस, उसने एक्सटेंड कर दिया, दे दिया अपना सपोर्ट जो अनकंडीशनल था, बिना किसी शर्त के था, है ना, हमें उसने अपना सपोर्ट दे दिया बिना किसी शर्त के। द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन, गवर्नमेंट ने लंबी कर दी डेडलाइन, आगे बढ़ा दी, पोस्टपोन कर दी डेडलाइन। तो एक्सटेंड जो है दे भी सकते हो किसी को, तब भी यूज़ कर सकते हो आपको, और किसी चीज़ को, डेडलाइन को, किसी प्लान को, किसी लॉकडाउन को आगे बढ़ा देते हो तो भी एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे पता लगेगा सर कौन सा यूज हुआ है, रीडिंग से। कोई ट्रिक नहीं है इसकी, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से पता लगता है। मुझे भी रीडिंग से पता लगा है, मैंने आपको बता दिया है, अब रीड करोगे तभी आपको ये चीज़ जो आपके दिमाग में होगी पक्की। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बट द हाईली कंटेजियस वायरस हैज़ नॉट डिसअपियर्ड एंड द वीक्स अहेड प्रेजेंट अ चैलेंज टू स्टेट्स। कह रहा लेकिन जो ये हाईली कंटेजियस वायरस है ना, कंटेजियस क्या होता है, छुआछूत से फैलने वाला, है ना, जो आगे से आगे फैले। कह रहा है ये जो हाईली स्प्रेडिंग वायरस है, कंटेजियस वायरस है, ये डिसअपियर नहीं हुआ है अभी तक, ये हुआ नहीं है गायब। और कह रहा है जो वीक्स है ना, जो हफ्ते हैं अहेड, कहाँ, आगे। तो कह रहा है आगे के जो हफ्ते हैं ना, वो प्रेजेंट करते हैं एक चैलेंज को, चुनौती को, स्टेट्स के सामने, राज्यों के सामने। समझ गए सेंटेंस। वायरस की वर्ब है हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, द वीक्स की वर्ब है प्रेजेंट। अगर आप बिगिनर हो तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे वायरस सिंगुलर है, एक ही वायरस है ना, सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ नॉट डिसअपियर्ड लगाया है। अगर बहुत सारे वायरस होते तो हम यहाँ पे हैव लगाते। वीक्स प्लूरल है इसलिए प्रेजेंट लगा रहा हूँ।
प्रेजेंट फॉर्म, जब भी आप वर्ब के आगे एस नहीं लगाओगे ना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करोगे तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके पीछे एस नहीं लगा हुआ है तो आपको वर्ब के आगे एस लगा देना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जिसके पीछे ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो वर्ब के आगे एस नहीं लगाना। तो वीक होता ना सिंगल एक वीक तो मैं लिखता प्रेजेंट्स, अगर बहुत सारे वीक्स हैं तो मैंने लिख दिया प्रेजेंट। तो ध्यान करें दोनों में से एक जगह एस आएगा, या तो नाउन के आगे या वर्ब के आगे, है ना। इस तरह से इसको याद करने की कोशिश करें। कह रहे हैं दे मस्ट इंश्योर दैट गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली लो डेथ टोल एंड अ कैप ऑन न्यू केसेस आर नॉट रिवर्स्ड ओवरनाइट इन द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स। कह रहा है उनको इंश्योर करना चाहिए। अच्छा, किन को इंश्योर करना चाहिए? दे लगा के बताया इसने। अभी मैं इसको सस्पेंस रखता हूँ, आप मुझे बताओगे दे किसके लिए लगा है प्रोनाउन, आपको पकड़ना है। कह रहा है उनको इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। अच्छा, किसको? इस चीज़ को, दैट ये जो गेन्स आए हैं ना, जो फ़ायदे हुए हैं फ्रॉम द लॉकडाउन, इस लॉकडाउन से। अच्छा, कैसे फ़ायदे? इन टर्म्स ऑफ, के रूप में, किस रूप में फ़ायदे हुए हैं? अ रिलेटिवली लो डेथ, हमारे यहाँ पे डेथ की जो टोल है, डेथ से होने वाला जो नुकसान है, जान का जो नुकसान है वो रिलेटिवली कम है ना। एक तो ये फ़ायदा है इस लॉकडाउन से। अच्छा, दूसरा क्या है? अ कैप ऑन न्यू केसेस, नए केसेस पे एक कैप लग गई है, एक लिमिट सी लग गई है। ज़्यादा 1000-1500 ज़्यादा 2000 ज़्यादा हमारे पास नए केस हर रोज़ नहीं आ रहे। तो कह रहे हैं इनको इंश्योर करना चाहिए कि ये वाले जो गेन्स हैं, जिनकी दोनों की हमने बात की है अभी, ये गेन्स आर नॉट रिवर्स्ड, ये पैसिव वॉइस में रिवर्स नहीं होते। पैसिव वॉइस के अंदर मतलब आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनको फिर से पुरानी हालत में नहीं लिया जाता है, इन गेन्स को फिर से नुकसान में नहीं बदला जाता है। और कैसे? ओवरनाइट, रातों रात। और कहाँ पे? रेड में, ऑरेंज में और ग्रीन जोन में, जो सरकार ने अभी बना दिए इन तीनों जोन्स के अंदर। अच्छा, कौन से जोन्स है? वेयर नॉर्मलिटी ऑफ वेरिंग डिग्रीज इज़ टू बी रिस्टोर्ड, जहाँ पे कुछ नॉर्मलिटी है ना, कुछ नॉर्मल कंडीशंस हैं अलग अलग डिग्री की, है ना, अलग अलग लेवल की, वो रिस्टोर की जानी है, फिर से पुरानी हालत में लाई जानी है। और कैसे? बारिंग द कंटेनमेंट जोन, सिवाय कंटेनमेंट जोन के, छोड़ करके कंटेनमेंट जोन को, है ना। सेंटेंस को समझने से पहले आपको, अगर आप न्यूज़ फॉलो नहीं करते हो रोज़ की, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। सरकार ने 3 जोन्स बना दिए, 4 जोन्स, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इन तीनों जोन्स के अंदर क्या होगा? थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो रही है अब इस 4 मई से, पर एक कंटेनमेंट जोन बनाया है जिसके अंदर उसने बोला है जैसा पहला चल रहा था वैसा का वैसा ही चलेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा अगले 2 हफ्तों के लिए, है ना। तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन के अंदर फिर से स्प्रेड होने के चांसेस होंगे क्योंकि यहाँ पे लोग बाहर निकलेंगे। कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई चांसेस नहीं है क्योंकि पहले जैसे ही कंटेन रहने वाला है। अब इस सेंटेंस को समझो, इन स्टेट्स को इंश्योर करना चाहिए। देखो ये दे किसके लगा? ये लगा चैलेंज टू स्टेट्स, है ना। स्टेट्स को ये इंश्योर करना चाहिए। स्टेट्स तो सर निर्जीव होती है, दे कैसे लगा? लगता है मेरे भाई, दे लगता है निर्जीव और सजीव दोनों के लिए, है ना। इनएनिमेटेड हो या एनिमेटेड हो, किसके लिए भी हम जो है दे लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं इनको इंश्योर करना चाहिए कि जो फायदे हैं इन दोनों टर्म्स में जो आए हैं वो उन पे पानी नहीं फिर जाए, रिवर्स ना हो जाए वो रातों रात इन तीनों जोन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि थोड़ी नॉर्मलिटी है ना, अलग अलग डिग्री की, अलग अलग लेवल की यहाँ पे रिस्टोर की जानी है ना। यहाँ पे छोटी मोटी जो है राहतें लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। कह रहा है छोड़ करके कंटेनमेंट जोन्स को, बार करके सिवा कंटेनमेंट जोन्स के। समझ गए अब सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे ही ग्रामर और वोकैबुलरी पे। ओवरनाइट नया वर्ड है आपके लिए, रातों रात बोलते हैं हिंदी में ओवरनाइट। दूसरी चीज़, हाँ, ये रिलेटिवली क्या होता है ये पता है ना आपको? तुलनात्मक रूप से। ऐसे एक दूसरा वर्ड होता है कंपैरेटिवली। फटाफट मेरे साथ देखो, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली या थ्राइस, ट्वाइस, हाफ, ऐसे जब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के आगे आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है। दिस प्लान इज़ रिलेटिवली रिस्कियर, दिस प्लान इज़ रिलेटिवली रिस्कियर देन द अदर वन। पहले तो यहीं स्क्रीन को पॉज करो, मुझे इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ के आप खुद का आपको करना है। इन चारों को पढ़ के मुझे बताओ किस में क्या एरर है और किस टाइप का एरर है। चलो, मैं होप करता हूँ आप सब ऐसा कर रहे हो। जो पेन और बुद्धि नहीं चला रहे ना, लिख करके ले लेना मेरे से। कभी आप है ना कामयाब नहीं हो पाओगे इंग्लिश के अंदर। अगर आपको ज़रूरत है और उसके बाद भी आप नहीं चला रहे हो तो, है ना, वैसे देख रहे हो सब सिखा के तो कोई बात नहीं, पर नहीं चला रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इसी वजह से आज तक पिछड़े हुए हो, क्योंकि आप जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। पेन और बुद्धि चलाओ, चारों में आप पहले खुद रियलाइज़ करो, फिर मैं आपको मिस्टेक बताऊँगा। चलो, रिलेटिवली, ट्वाइस, हाफ या यहाँ पे थ्राइस भी हो सकता था। सबके बाद में मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है कंपैरेटिव फॉर्म को। कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है? 3 फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, रिस्की, रिस्कियर, द रिस्कीएस्ट,
एडजेक्टिव्स तो आप मेरे साथ ग्रामर सीरीज में सीख ही चुके हो, है ना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, उसको मैं करा रहा हूँ रिपीट आपको ना, ताकि आप लोगों को बार बार पता लगे, रियलाइज हो ये वाला। रिस्की, रिस्की और रिस्कीएस्ट जो होती है एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव हो उसकी 3 फॉर्म्स होती है। जैसे रिस्की एडजेक्टिव की ये 3 फॉर्म है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, अगली, अगलियर, अगलीस्ट, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। इतना तो आप मेरे साथ सीख चुके हो। अब ये एडजेक्टिव जो है, इसकी जो बीच वाली डिग्री होती है इसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि ये 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करती है ना, 2 चीज़ों के बीच में तुलना करती है। अब देखो दिक्कत क्या है, ये डिग्री को आप जब जब इन वर्ड्स के साथ यूज़ करते हो ना, तब तब ये डिग्री गलत लगती है। मतलब इन वर्ड्स के साथ में कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये प्लान तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रिस्की है। मान लो आपके पास प्लान ए है, प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है और प्लान डी है, 4 प्लान है आपके पास। आपने ए को देखा रिस्की है, बी को देखा थोड़ा सा कम रिस्की था ए से, सी को देखा वो ए से भी ज़्यादा रिस्की था, डी को देखा आपने उससे भी ज़्यादा रिस्की था। आपने बोला डी जो है ना, ये तो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से रिस्कियर है, ज़्यादा रिस्की है। समझ गए मेरी बात को। आपका कहना बिल्कुल सही है हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश में आपने लिख दिया रिलेटिवली रिस्कियर। दिक्कत ये है, रिलेटिवली के अंदर खुद ही तुलनात्मक रूप से आया हुआ है और रिस्कियर भी खुद ही तुलनात्मक रूप से होता है। समझ गए ना, 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ लग गई। कहने का मतलब ये, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली खुद ही अपने आप में कंपैरिजन करते हैं और साथ में कंपैरेटिव डिग्री भी आ गई, डबल कंपैरिजन हो गया, इसलिए सेंटेंस है गलत। अब सर करें क्या इसमें, बहुत सिंपल है, इसमें रिस्कियर को बदल दो रिस्की में। इससे तो सर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। आप यही तो कहना चाह रहे थे, ये प्लान तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रिस्की है, तो दिस प्लान इज रिलेटिवली रिस्की। समझ गए बात को। तुलनात्मक रूप से जो आप लिखना चाह रहे थे रिस्कियर लगा करके, वो एक्चुअल में रिलेटिवली या इसकी जगह कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली में भी आ चुका था। समझ गए। चलो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी कन्फ्यूजन को और बढ़ाता हूँ मैं। दिस प्लान इज रिलेटिवली रिस्कियर देन द अदर प्लान। मान लो ए में रिस्क है 100 और बी में रिस्क है 120 और सी में रिस्क है 150। पहले आपको ए दिखाया, आपने ये बोला देख करके यार रिस्की है। बी दिखाया, आपने बोला यार ए से भी ज़्यादा रिस्की है। फिर मैंने आपको दिखा दिया सी वाला। अब आप कह रहे हो यार ये जो है ना, इसमें तो बी से भी ज़्यादा रिस्क है। देखो रिस्की तो है ही है, ए से ज़्यादा रिस्की है ही। अब आपको क्या बताना है, ये जो है ना, ये वाला सी, ये बी से ज़्यादा रिस्की है। और कैसे रिस्की है, इस ए से ज़्यादा दोनों के दोनों रिस्की हैं। कहने का मतलब क्या है, अब कंपैरिजन दोनों का हो रहा है। ये वाला अगर मैं ज़्यादा देखूं तो ज़्यादा रिस्की है ना। समझ गए ना। इस तरीके से आप बताना चाह रहे हो दिस प्लान इज रिलेटिवली रिस्कियर देन द अदर वन। अब बात वही है सर, रिलेटिवली कंपैरेटिव साथ में रिस्कियर तो आता नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको रिस्की बना देता हूँ, है ना। यही करना है ना, नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्की बनाने के बाद ये देन द अदर वन, इसका क्या करोगे आप, जब जब आपको दूसरे से कंपेयर करना हो तो रिस्कियर जो है, रिस्कियर ऐसे कंपेरेटिव फॉर्म में आपके पास काम आएगी। समझ गए ना। 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव फॉर्म जरूर ही लगती है ना। तो रिस्कियर देन अदर वन, इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते। अच्छा, इसको चेंज नहीं कर सकते तो सर अब कैसे करें यार। मैंने आपको बताया था दोनों के अंदर कंपैरिजन आ रहा है, दोनों के अंदर कंपैरिजन आ रहा है। पहले केस में हमने हटा दिया एडवर्ब को, है ना। क्यों, पहले केस के अंदर हमने बदल दिया जो है अपने एडजेक्टिव को। दूसरे केस के अंदर हम क्या करेंगे सर, एडवर्ब को निकाल देंगे। दिस प्लान इज रिस्कियर देन द अदर प्लान, क्योंकि अगर इसको हम नहीं निकालते, इसको रिस्की बनाते, तो ये बाकी वाले सेंटेंस का होंगे निकालना पड़ता है, यहाँ से पूरा मीनिंग बदल जाता है ना। हम तो ये बात कर रहे हैं सी जो है ना, वो बी से भी मुकाबले में ज़्यादा रिस्की है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले केस के अंदर आपने एडजेक्टिव को सही किया, दूसरे केस के अंदर आपने एडवर्ब को रिमूव करके एडजेक्टिव को अपनी जगह पे बनाए रखा, ताकि पूरे सेंटेंस का मीनिंग बना रहे। अब पहले वाले केस के अंदर ये करके देखो, मान लो यहाँ पे रिस्कियर लगा के देखूँ मैं आपको सर, पहले वाले में भी कर देता हूँ, दिस प्लान इज रिस्कियर। अरे किससे भाई, किससे रिस्कियर नहीं बनेगा, इसलिए पहले वाले केस में मैंने आपको बताया था दिस प्लान इज कंपैरेटिवली रिस्की जो है सही बनेगा। अब आ जाओ तीसरे के अंदर, दिस प्लान इज ट्वाइस रिस्कियर देन द अदर प्लान। दिस प्लान इज ट्वाइस रिस्कियर देन अदर प्लान। अब ये ट्वाइस, थ्राइस, हाफ इस तरह से आ जाए, इसमें क्या करना है, बात वही है। आपको जब भी इस तरीके से दिया हो ट्वाइस रिस्कियर, थ्राइस रिस्कियर, तो आपको इन दोनों को एक साथ में नहीं रखना। अब साथ में कैसे नहीं रखें, या तो इसको निकाल दें ट्वाइस को, मान लो ऐसे लिख दूं दिस प्लान इज रिस्कियर देन द अदर प्लान, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके ऐसा हो गया ना। मैं तो बोल रहा हूँ सर दुगना रिस्कियर है, इसकी बात हो रही है 100 और इधर हो रही है 200। अब क्या करूँ मैं, ट्वाइस तो मुझे रखना है और इसके साथ में रिस्कियर आ नहीं सकता, और रिस्कियर मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि देन द अदर वन मुझे रखना ही रखना है, तो मैं किसी को नहीं हटा पा रहा। अब इसका एक छोटा सा काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर दो ट्वाइस एज रिस्की एज। समझ गए ना। ट्वाइस के बाद में नॉर्मल फॉर्म भी आ गई, पॉजिटिव फॉर्म,
और साथ में एज रिस्की एज है ना, इसको आप देन द अदर वन से जोड़ सकते हो, है ना। ये प्लान डबल रिस्की है, दुगना है रिस्क के बराबर किसके, पहले वाले प्लान के, समझ गए ना। ये देन को भी निकाल दो, एज रिस्की एज द अदर वन। वैसे ही दिस प्लान इज हाफ स्ट्रोंगर देन द अदर वन, तो क्या करना है, हाफ एज स्ट्रोंग एज, समझ गए। हाफ के बाद में आपने पॉजिटिव डिग्री भी लगा दी, साथ में अदर वन को भी रिटेन कर लिया, बिना देन लगाए, देन को यहाँ से निकाल दो। दिस प्लान इज हाफ स्ट्रोंग एज द अदर प्लान, समझ गए। अगर समझ गए हो एक बार रिपीट कर लेना इसको। कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, ये करवा रहा हूँ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करना है ना। कॉन्सेप्ट तो आपने ग्रामर वीडियो में देख लिया मेरे साथ, समझ गए हो। तो 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के अंदर क्विज आपका छोटा सा आज का। क्वेश्चन आप देखो किस में क्या गलती है और उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे किसको कैसे और कब आप रिमूव करोगे और कैसे सेंटेंस को सही बनाओगे। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, यही आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, खास करके एसएससी के एग्जाम्स के अंदर और बैंक्स के अंदर, एरर करेक्शन के अंदर, है ना। ऐसे क्वेश्चन ही आपको बैंक्स में देखा, वो बड़े बड़े बना करके। कोशिश करें कमेंट सेक्शन में डालने की, सही गलत है मैं बाद में चेक करके जरूर बताऊंगा आप कमेंट्स को देख करके। चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, कह रहा है हाँ, केरला lauded for its success in containing the pandemic has chosen to retain some curbs even in green zones। कह रहा केरला जो है ना, जो कि लॉडेड है, जिसकी बड़ी प्रशंसा होती है, किसके लिए, इसकी सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, कंटेन करने में पेंडेमिक को कंट्रोल करने के अंदर। कह रहा केरला जो है ना, अब इसकी वाहवाही है, हैज़ चोजन, केरला ने चूज़ किया है। और क्या चूज़ किया है, रिटेन करेगा, वो बना करके रखेगा कुछ कर्ब्स को, कुछ कंट्रोल्स को, यहाँ तक कि ग्रीन जोन्स के अंदर भी। तो केरला ने क्या बोला, पूरे देश के अंदर आप ग्रीन जोन्स में कुछ भी करवाओ, मेरे यहाँ ग्रीन जोन्स के अंदर तो मैं पहले जैसा ही कुछ ना कुछ बना करके जो भी लॉकडाउन को रखूँगा। कह रहा अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी दो नॉट एट फुल पेस एंड अंडर सेफगार्ड्स वॉज इनएविटेबल। अलाउ करने का जो काम था ना, ये जेरेंट होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जब एडजेक्टिव जो आपके सब्जेक्ट बनने का काम कर रही हो या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही हो। कह रहा अलाउ करने का जो काम है, इजाज़त देने का काम है, किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। कह रहा हालांकि फुल पेस पे नहीं है ना, पूरे जो है 100% स्पीड के साथ नहीं, कह रहा लेकिन फिर भी जो अलाउ करने का काम है ना, और कैसे, सेफ गार्ड्स के अंडर, पूरी महफूज और पूरी सुरक्षा के साथ, है ना। कह रहे ये था वॉज इनएविटेबल, ये काम को तो आप टाल सकते ही नहीं थे, इस काम से आप बच नहीं सकते थे। कह रहा ऑल्दो द स्टिपुलेशंस इन द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ सिविक कोऑपरेशन। कह रहा हालांकि जो है ना, स्टिपुलेशंस जो हैं, जो शर्तें हैं होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के अंदर, वो क्या रिक्वायर करती हैं, उनको क्या ज़रूरत है, एक बहुत ही ऊंचे लेवल की, हाई डिग्री की सिविक कोऑपरेशन की। अब ये क्या होता है, कोऑपरेशन होता है सहयोग, सिविक होता है किसी शहर के नागरिक। हमारी जो सिटीज़ के, शहरों के, गाँवों के जो नागरिक हैं, जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, उनके कोऑपरेशन की हाई डिग्री की जो है ना डिमांड करते हैं ये स्टिपुलेशंस। समझ गए क्यों हाई डिग्री की डिमांड करते हैं, उसने ऐसा बोला है सुबह 7 से शाम को 7 के बीच में आपका कोई ज़रूरी काम आप कर सकते हो। अब आप जाकर के बाहर बोल दो, मैं तो, आप गए हो सिगरेट पीने और आपने बोल दिया मैं तो इस वजह से गया था, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ दिखाने के लिए, है ना। तो आपका कोऑपरेशन चाहिए इसके अंदर, आप ज़बरदस्ती बाहर निकलोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे तो ये स्टिपुलेशन सबके सब खराब हो जाएंगे। समझ गए सेंटेंस को। इनएविटेबल वर्ड आप जानते हैं, अनअवॉइडेबल, इनस्किपेबल, इमिनेंट, सब इसके सिनोनिम्स हैं, आप देखेंगे अपने वर्ड बैंक के अंदर, आपको मैंने लिखवाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ एयर, रेल, इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट and the bar on mass gatherings and entertainment venues remove a major source of crowding। कह रहे जो लगातार सस्पेंशन का काम है ना, कंटिन्यूड सस्पेंशन मतलब क्या है, पहले भी सस्पेंडेड था, अभी भी सस्पेंशन जारी है। सस्पेंशन होता है किसी चीज़ को जो है ना ठंडे बस्ते में डाल देना, किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन ना लेना। तो कह रहे जो सस्पेंशन चल रहा है ना, जो पहले भी था और अभी भी है, कंटिन्यूड है। और किसका, हवा में, रेल में, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच की, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है सुविधा का। समझ गए ना एयर ट्रैवल कर सकते हो, ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हो, ना अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हो, बसेज मेट्रो में बैठ सकते हो। कह रहे हैं सस्पेंशन का काम है। अच्छा दूसरा कौन सा काम, और जो बार लगा हुआ है, जो प्रतिबंध लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मास गैदरिंग्स पे। मास मतलब बहुत सारी पब्लिक, गैदरिंग मतलब क्राउड, है ना, पब्लिक के इकट्ठे होने पे जो बैन लगा हुआ है। और कहाँ पे, और कह रहा है एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ पे, जो बार लगा हुआ है एंटरटेनमेंट की जगहों पे, बार्स के अंदर, क्लब्स के अंदर, सिनेमा हॉल्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, है ना। कह रहा है ये जो चीज़ें हैं ना, पहले ये वाली और दूसरा ये वाला बार, कह रहे ये रिमूव करते हैं, ये हटा देते हैं,
एक बहुत बड़े सोर्स को, बहुत बड़े जरिए को क्राउडिंग के, बहुत बड़ा जरिया क्राउडिंग का इससे हट जाता है। कह रहा है हालांकि ऑल्दो द रिस्ट्रिक्शंस on the number of passengers allowed in private vehicles and taxi cabs and the protocol for personal industries call for strict adherence to succeed। कह रहा है लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है ना, लेकिन जो प्रतिबंध है नंबर ऑफ पैसेंजर्स पे जो अलाउड हैं, जिनकी इजाज़त है पब्लिक व्हीकल्स में, प्राइवेट व्हीकल्स में और टैक्सी के अंदर, और जो प्रोटोकॉल बनाया है हमने पर्सनल का, मजदूरों का, काम करने वालों का इंडस्ट्री के अंदर, कह रहे ये चीज़ें जो है ना, ये रिस्ट्रिक्शन और ये प्रोटोकॉल, कह रहे ये दोनों चीज़ें कॉल फॉर करती हैं, डिमांड करती हैं बहुत ही सख्ती से अडेरेंस का, बहुत ही सख्ती से पालना का, सक्सीड होने के लिए। और किसके सक्सीड मतलब किसी चीज़ का कामयाब होना। सेंटेंस है लंबा, सारे पीसेस को मैं जोड़ता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आए। कह रहा जारी रहने वाला सस्पेंशन इन सब चीज़ों का, और जो बार लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है मास गैदरिंग पे और एंटरटेनमेंट रेवेन्यूज़ पे। कह रहे ये दोनों चीज़ें रिमूव कर देती, हटा देती हैं क्राउडिंग के मेजर सोर्सेज को। लेकिन फिर भी जो रेस्ट्रिक्शन लगी हैं नंबर ऑफ पैसेंजर जो कि अलाउड होंगे प्राइवेट व्हीकल में और टैक्सी कैब्स में, और जो प्रोटोकॉल हमने बनाया है, जो सिस्टम हमने बनाया है लोगों का, पर्सनल का, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये दोनों चीज़ें बहुत कॉल फॉर करती हैं, बड़ी डिमांड करती हैं सख्ती से अडेरेंस की, इनके सक्सीड होने के लिए, इनके कामयाब होने के लिए। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस में आ जाओ देखने वाली चीज़ों पे। पैसेंजर्स अलाउड, अलाउड क्या है यहाँ पे? वर्ब है क्या पैसेंजर्स की? नहीं, अचानक से आई हुई V3 है ये, इसकी मेन वर्ब्स तो आ चुकी है। अगर ये मेन वर्ब होती तो ये यहाँ पे दूसरी मेन वर्ब ना होती। ये देखो कॉल फॉर, ये इसकी मेन वर्ब है। तो ये अचानक से आई V3 जो वर्ब नहीं बन रही होती, वो बन रही होती है एडजेक्टिव। पैसेंजर्स जो कि अलाउड है, पैसेंजर्स के बारे में कुछ बता रही है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। दूसरी चीज़ हाँ, कॉल फॉर मैंने आपको बताया हुआ है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिमांड करना, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट करना। अडेरेंस के बाद में हमेशा टू लगाते हैं, अडायर टू, अडेरेंस टू। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए टू के बाद लिखी हुई है। बहुत लोगों को लगता है सक्सीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सक्सीड, सक्सीडिड, सक्सीडिड, ये पीछे वाला ईडी आ रहा है, इसको देख करके कन्फ्यूज मत हुआ करो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। आगे बढ़ते हैं। अलाउइंग आउटपुट क्लिनिक्स टू रीओपन एंड द परमिशन गिवन फॉर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन एंड अदर टेक्नीशियंस टू वर्क विद सेफगार्ड्स आर वेलकम। कह रहा अलाउ करने का काम, और किनको? आउट पेशेंट क्लिनिक्स को, ऐसे क्लिनिक्स जो बाहर से पेशेंट आकर के जिनमें दिखा करके जा सकता है ओपीडी के अंदर। कह रहे जो अलाउ करने का काम है, और इनको क्या रीओपन होने का, फिर से खुलने का। और कह रहे जो परमिशन है, जो इजाज़त है दे दी गई है प्लम्बर्स को, बिजली वालों को और टेक्नीशियंस को, और कैसे कि वो वर्क करे सेफ गार्ड्स के साथ, बिल्कुल महफूज होकर के वो काम कर सके। कह रहा है ये जो दोनों काम है ना, ये अलाउइंग और ये परमिशन, ये दोनों काम है ना आर वेलकम, ये दो हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने आर लगाया है। क्योंकि अलाउइंग ये यहाँ पे अलाउ करने का काम होता तो ईज आता, परमिशन अकेली होती तो भी ईज आता। बीच में एंड कंजंक्शन लगा के दो सब्जेक्ट को हमने जोड़ दिया, इसलिए वर्ब लगाइए आर वेलकम। समझ गए? आगे बढ़ें। ये गिवन भी अचानक से आई V3 है। परमिशन, कौन सी परमिशन? जो दे दी गई है प्लम्बर्स को। प्लम्बर एक ऐसा वर्ड है जिसमें बी साइलेंट होता है, वैसे तो स्पीकिंग का पार्ट है, फिर भी बता देता हूँ आपको। प्लम्बर्स नहीं होता, प्लम्बर्स होता है, प्लम्बर्स है ना, बी साइलेंट रहता है इस वर्ड का। द रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी ईज्ड ग्रेटली इफ स्टेट्स अडॉप्ट अ हाउ टू अप्रोच। ये जो प्रोसेस है ना रिलैक्सेशन की, आराम देने की, ये ईज की जा सकती है। कैन बी ईज्ड, इसको आसान बनाया जा सकता है, और ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा कैसे बनाया जाता है? कह रहे अगर स्टेट अडॉप्ट करें, अगर स्टेट अपना लें एक ऐसी अप्रोच को जो है हाउ टू अप्रोच। हाउ टू अप्रोच क्या होती है? साफ साफ पब्लिक को बता दें क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, और जो करना है वो कैसे करना है। अगर स्टेट अडॉप्ट कर लें एक हाउ टू अप्रोच को, और कम्युनिकेट कर दें टू सिटीजन्स क्लियरली, साफ साफ सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को बता दें, है ना। एक हाउ टू अप्रोच करके एक लिस्ट बना दो, सबको साफ साफ बता दो सिटीजन्स को कि ये आप कर सकते हो, और इतने बजे के बाद घर से बाहर आकर के कोई काम आपका है तो आप उसको अंजाम दे सकते हो, है ना। साफ साफ पता लगे, लोग भी जो है बिना डरे घरों के बाहर आएँ, और जब जरूरत नहीं हो तब बाहर ना भी आएँ। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज प्रिवेंशन रिमेन्स द ओनली ऑप्शन अगेंस्ट द वायरस। कह रहा है एब्सेंस में, एब्सेंस क्या होती है? नामौजूदगी, और किनकी? मेडिकल रेमेडीज़ की। चिकित्सक रेमेडी होती है इलाज, मेडिकली कोई इलाज नहीं है, एब्सेंस है, अनुपस्थिति है। कह रहा है इसके एब्सेंस के अंदर, कह रहा है प्रिवेंशन जो है ना, रोकथाम है, रिमेन्स वो बन करके रहती है, ओनली ऑप्शन हमारा अकेला ऑल्टरनेटिव अगेंस्ट द वायरस, इस वायरस के खिलाफ। कोई इलाज नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दोनों इसके सिनोनिम है रेमेडी के। कह रहे इनके उपस्थिति में, अनुपस्थिति में सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन ही हमें बचा सकती है इस वायरस से। यूजिंग फेस मास्क नाउ मैंडेटरी, हैंड वॉशिंग
एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशंस। यूज़ करना फेस मास्क को। अच्छा, और किसको कह रहा है? जो कि है मैंडेटरी, नाउ मैंडेटरी, जो कि हो गए हैं अब जरूरी। कह रहा है दूसरा काम हैंड वॉश करना, और तीसरा काम क्या है? फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना। कह रहे जो तीनों काम है ना, जो कि कॉमा और एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और कंपाउंड सब्जेक्ट हमारा बना रहे हैं ना, तीनों के तीनों काम। कह रहा है ये जो तीनों काम हैं, और कब? हर वक्त, एट ऑल टाइम्स, ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। आर इसलिए लगा क्योंकि तीन काम है। कह रहा है इनको सब तरफ रिकॉग्नाइज किया गया है, पहचाना गया है। और कैसे पहचाना गया है? प्रिकॉशंस की तरह है, रोकथाम के उपायों की तरह। तो यही तीन काम है जिससे आप कोरोना से बच सकते हो, दूसरा इसके अलावा कुछ भी इलाज नहीं है। कह रहा है सच मेजर्स वर अडॉप्टेड relatively late in India, with politicians initially reluctant to even adjourn legislatures, leave alone impose strict curbs on public activity। कह रहे ये जो मेजर्स है ना अडॉप्ट किए गए थे, इनको इस्तेमाल में लाया गया था कब? रिलेटिवली लेट, तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली बहुत बाद में। और कहाँ पे? इंडिया के अंदर। अच्छा, कैसे लेट लाया गया था? कह रहे पॉलिटिशियंस के विद होने के साथ ही इनिशियली, शुरू में, रिलक्टेंट क्या होता है? आप किसी चीज़ के लिए अनिच्छुक होते हो, तैयार नहीं होते हो, रेडी नहीं होते हो। तो कह रहे इनिशियली तो हमारे पॉलिटिशियंस तो रेडी भी नहीं थे, यहाँ तक कि एडजॉर्न करने के लिए लेजिस्लेचर को, ये बाद में बताऊंगा आपको एडजॉर्न लेजिस्लेचर क्या होता है। कह रहे इस काम के लिए भी रेडी नहीं थे। कह रहे लीव अलोन, छोड़ दो, किसको? इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्ब्स ऑन पब्लिक स्पेंडिंग एक्टिविटी। इम्पोज करने को बहुत कड़े कर्ब्स को, कंट्रोल्स को पब्लिक की मूवमेंट पे, पब्लिक की एक्टिविटी पे। अब इस सेंटेंस से बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले आप एडजॉर्न लेजिस्लेचर आप देखें क्या होता है। एडजॉर्न, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के जो एडजॉर्न होते हैं। एडजॉर्न होने का मतलब क्या होता है? सेशन खत्म हो गया। आप जब लेजिस्लेचर को एडजॉर्न करते हो, इसका मतलब ये होता है अब सेशन जो है इस साल का अपने यहाँ के हो गए ख़त्म, इस वाले सेशन के, मतलब विंटर सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, जो आपका समर सेशन चल रहा है, कोई भी सेशन चल रहा है ना, उसको एडजॉर्न करने का मतलब क्या होता है? इस सेशन की मीटिंग खत्म हो गई, अब 2-4-3 महीने बाद मिलेंगे अपने। तो कह रहे हैं शुरुआत में तो पॉलिटिशियन इस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं थे कि पार्लियामेंट में सेशंस को एडजॉर्न कर दें, कोरोना को देखते हुए पार्लियामेंट में बैठना बंद कर दे। वो तो कह रहे थे हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, अपना काम करेंगे। तो कह रहे शुरुआत में तो हमारे पॉलिटिशियन इसके लिए भी तैयार नहीं थे, भंग करने के लिए लेजिस्लेचर को, कार्यपालिका को शुरुआत में। कह रहे लीव अलोन, इस बात को तो छोड़ ही दो कि पब्लिक पे स्ट्रिक्ट एक्टिविटी कर्ब्स लगाते, हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगता। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे ही ग्रामर में। पहली चीज़ आगे ना रिलेटिवली, फिर से क्या लगा हुआ इसके साथ? एडजेक्टिव, वर्ब की पॉजिटिव डिग्री। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं आपको रिलेटिवली लेटर देखने को मिलेगा, कंपैरेटिवली लेटर देखने को मिलेगा। तो अब मैसेज मत करना मेरे पास, सर ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसे हो गया। लिखा हुआ मिलेगा तो मैंने नहीं लिखा, वो किसी पागल ने लिखा है। अगर न्यूज़पेपर बनाता है तो ये लोग ग्रामेरियन नहीं होते। इनको अगर अपने हिसाब से रूल्स को बेंड करना है, ग्रामर के रूल्स को कहीं पे छोड़ना है, तो इनके ऊपर कोई ग्रामर पुलिस नहीं बैठी। अगर रिलेटिवली लेटर ये लिख सकता है तो लिख भी देगा इसमें, इससे आप क्या उखाड़ लोगे इसका? पर आपका बहुत कुछ उखड़ जाएगा अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया एग्जाम में, अगर आपसे पूछता है कोई। तो न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, जनरली ग्रामर्स को फॉलो करने के लिए नहीं होते, फिर भी मैं ग्रामर निकालने की कोशिश करता हूँ इनमें से जितनी निकल सके। तो आप कहीं पर देखते हो सर ये कैसे हो गया, अपॉइंटेड के बाद एज कैसे लग गया? अरे लग गया, उसने लगा दिया, उसकी इच्छा थी उसने लगा दिया। आपको नहीं लगाना क्योंकि पेपर में नहीं लगता है ना। स्ट्रिक्ट ग्रामर के अंदर रिलेटिवली लेटर नहीं होता, वैसे लगाना चाहे तो लगा दो आप। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूँ, स्क्रीन को फ्रीज करना, दोनों सेंटेंसेस मुझे एरर बताओ। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोशिश करो इनमें मुझे एरर बताने की, जरूर से कोशिश करना। फ्रीज कर लो स्क्रीन को यहीं पे। चलो, दे वर रेडी टू फाइनेंस द लोन एंड हेल्पिंग अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। मैं शर्त लगा सकता हूँ आप में से एटलीस्ट 70% लोग नहीं बता सकते इसमें क्या एरर है, और बहुत सिंपल एरर है। द स्कीम वॉज हेल्पफुल इन एलिवेटिंग पॉवर्टी एज वेल एज एजुकेट द यूथ। इसमें भी नहीं बता पाओगे आप, क्यों? रीज़न क्या है? आप अभी भी सेंटेंस को ब्रेक करना नहीं जानते हो। दे वर रेडी, अच्छा किस काम के लिए? देखो, दे इसका सब्जेक्ट, वर लिंकिंग वर्ब, रेडी एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किस काम के लिए? फाइनेंस करने के लिए, टू फाइनेंस, है ना, मकसद बताता है आपका इंफिनिटिव। अच्छा, फाइनेंस किसको करना है? लोन को। अच्छा, दूसरा काम क्या है? एंड लगा के। अभी एंड किसके लगा है? दे वर रेडी टू फाइनेंस द लोन एंड, इस काम के लिए। जब दोनों काम इस तरह से लिख रहे हो तो टू फाइनेंस द लोन एंड टू हेल्प अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस होगा। समझ गए मेरी बात को? दे वर रेडी, ये तो अलग सेंटेंस है, इसको तो अलग कर दो, इतना तो अलग कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, किस लिए रेडी थे वो? टू फाइनेंस द लोन, ये है पार्ट 1।
पार्ट 1 है जिसको मैं मान लो रेड कलर से मार्क कर दूं, इस काम के लिए थे वो। दूसरा क्या है पार्ट 2, अब इसको एंड को मैं अलग कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कर रहा हूँ अंडरलाइन। दूसरा काम क्या है हेल्पिंग अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, इस काम के लिए वो रेडी थे। जब आपके पास 2 काम आए हैं, पहला काम ये फाइनेंस करने का लोन को, दूसरा ये, तो दोनों की फॉर्म एक जैसी होगी कि नहीं होगी? तो टू फाइनेंस द लोन एंड टू हेल्प अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब ये टू जो है ना, इसको आप रिपीट नहीं करोगे फिर से दूसरी बार, तो हेल्प को मैं निकाल देता हूँ। तो हेल्पिंग का क्या बन गया हेल्प। अब पेपर में आपको हेल्पिंग देकर के आ जाएगा, मान लो आपके पास जनरली आपके पास सेंटेंस एरर करेक्शन क्वेश्चन आता है, उसमें हेल्पिंग आ जाएगा। आप उस समय पहचान नहीं पाओगे क्योंकि आप पार्सिंग करना नहीं जानते हो। अगर आप पार्सिंग करो तो आपको अभी पता लग जाएगा, यहाँ पे एक हिडन टू है और उसके बाद हेल्प लिखा हुआ है, समझ गए ना? टू फाइनेंस द लोन एंड टू हेल्प अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। अगर यहाँ पे हेल्पिंग करना था तो यहाँ पे इसको इन बदलना पड़ता, दे वर रेडी इन फाइनेंसिंग द लोन, एंड यहाँ पे इन होता हिडन इन हेल्पिंग अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ऐसा भी ये बन सकता था। अगले सेंटेंस पे देखो, द स्कीम वॉज हेल्पफुल इन एलिवेटिंग पॉवर्टी एज वेल एज एजुकेट द यूथ। स्कीम हेल्पफुल थी, पहला काम क्या है इन एलिवेटिंग द पॉवर्टी, दूसरा काम भी क्या होगा इन एजुकेटिंग द यूथ, है ना? यहाँ भी अगर इन लगा हुआ है हिडन है तो इन के बाद में एजुकेट नहीं आ सकता, वो अब क्या एनजी फॉर्म आएगी इन एजुकेटिंग द यूथ। तो ध्यान करें इन चीज़ों को, सिंपल एरर्स होती हैं, पर जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग इस एरर को कभी समझ ही नहीं पाए, है ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट हैज़ टेकन मोर देन अ मंथ टू माइग्रेंट वर्कर्स बैक टू देयर होम स्टेट्स बाय ट्रेन। कह रहा है ये ले चुका है, ये वाला काम ले चुका है, इट हैज़ टेकन, और क्या 1 महीने से ज़्यादा, और किस चीज़ में मूव करने में, लेकर के जाने में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट वर्कर्स को फिर से उनके होम स्टेट्स में ट्रेन के जरिए। कह रहा है इन द इंटरिम, इसी बीच, इंटरिम क्या होता है इसी बीच का वक्त, कह रहा है इसी बीच के वक्त में सेवरल डेस्परेट फैमिलीज हैव ट्राइड टू वॉक, बहुत सारी डेस्परेट फैमिलीज ने ना कोशिश की है वॉक करने की, उन्होंने कोशिश की है चलने की, और कहाँ पे होम, अपने घर की तरफ। अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस, जो कि पार हैं, अक्रॉस हैं लंबी लंबी डिस्टेंसेस के, है ना, उनके घर हैं जो कि बहुत दूर। और कह रहा है एंड मैनी हैव पेरिस्ड, बहुत सारे इनमें से मर भी गए हैं, पेरिश भी हो गए। समझ गए सेंटेंस को? कह रहे इस तरह से इतना 1 महीने से ज़्यादा लग गया, इसी बीच बहुत लोग तो पैदल ही निकल पड़े घर की यात्रा पे, और उनमें से बहुत लोग जो है पेरिश हो गए। सेंटेंस समझोगे उसमें आप देखोगे पेरिश वर्ड है, अगर इनएनिमेट चीज़ के आगे साथ में लगे तो इसका मतलब होता है सड़ना, एनिमेट चीज़ के आगे लगे तो मतलब होता है डाई, मर जाना, है ना? बड़े आगे पेरिश वर्ड को नोट करें। कह रहा है बिसाइड्स एंश्योरिंग डिसेंट कंडीशंस फॉर दीज वर्कर्स and the education of their children, states must also prepare for the arrival of expatriate workers in large numbers from West Asia and elsewhere। कह रहे साथ ही साथ, besides, beside और besides का डिफरेंस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। beside मतलब होता है बाजू में, besides होता है मतलब साथ ही साथ। कह रहे साथ ही साथ इंश्योर करने के, पक्का करने के अच्छी कंडीशंस को इन वर्कर्स के लिए, और एजुकेशन को उनके बच्चों की, जो अब सारे वर्कर्स अपने गाँवों में जाएंगे। कह रहा है इस काम को करने के साथ ही साथ क्या करना चाहिए, स्टेट्स को इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना, स्टेट्स को साथ ही साथ प्रिपेयर करना चाहिए, जो है उसको इंतजामात करने चाहिए अराइवल के लिए, आने के लिए, और किनके, उन वर्कर्स के जो एक्सपेट्रिएट हैं, जो हमारे देश से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, और कहाँ पे, लार्ज नंबर्स में वेस्ट एशिया के अंदर एंड एल्सवेयर, दूसरी किसी जगह के ऊपर। तो सर जो गांवों में आ रहे हैं उनको तो जो है उनको आपको संभालना ही है, जो बाहर से आने वाले हैं उनको लाने की व्यवस्था करनी है, जो वेस्ट एशिया और कहीं एल्सवेयर फंसे हुए हैं उन लोगों को। सेंटेंस में देखने वाला वर्ड है एक्सपैट्रिएट। कैसे याद करना है, आपने सुना होगा ना, शी इज़ माई एक्स गर्लफ्रेंड, ही इज़ माई एक्स बॉयफ्रेंड, ये एक्सपैट्रिएट है। पैट्रिएट हुआ करते थे, देशभक्त हुआ करते थे, आजकल नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल, पर निकला ये वर्ड ऐसे निकला है। एक्सपैट्रिएट का मतलब कौन है, जो पहले देश में रहता था, देशभक्त था, आजकल देश से बाहर रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एमिग्रेंट, जो हमारे देश से बाहर निकल गया। समझ गए ना? एक्सपैट्रिएट मतलब हमारे देश से काम करने के लिए किसी दूसरी जगह पे जाने वाला कोई आदमी हमारे लिए एक्सपैट्रिएट होता है। कह रहे दीज अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर्स एड टू द नीड टू मेंटेन द हाईएस्ट सिविल अगेंस्ट कोविड-19। कह रहा है ये जो प्रेशर्स आए हैं ना, दबाव आए हैं, और कैसे, अनप्रेसिडेंटेड, जो आज तक नहीं आए थे, है ना, जिनकी कोई मिसाल नहीं है, अभूतपूर्व है। कह रहा है ऐसे जो प्रेशर आए हैं ना, ये ऐड टू कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ज़रूरत को मेंटेन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा विजिल को, ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी को,
कोविड-19 के अगेंस्ट इसके सामने। समझ गए सेंटेंस को? ऐसे प्रेशर आए हैं जो आज तक नहीं आए हैं, इसकी वजह से निगरानी की जरूरत बढ़ गई है। विजिल मतलब होती है निगरानी, सुपरविजन, ओवरसाइट, सर्वेलेंस, इन तीनों में से कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ऐड टू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। खबरी पे मैं आपको करवा चुका हूँ, अब मैं रूट वर्ड्स की सीरीज चला रहा हूँ खबरी पे। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं जरूर से पहुँचे हैं। रूट वर्ड्स के साथ मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और आपकी वोकेबलरी है ना अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़ खबरी के ऊपर। कह रहा है अनसरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज विद अ लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन, रैम्पेड पोल्यूशन एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस आर रेड जोन। कह रहे अनसरप्राइजिंगली, बिना सरप्राइज के, कोई अचंबा नहीं है इस बात में। कह रहे सबसे बड़ी जो सिटीज़ है ना, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जो हैं, और कैसे बहुत ही बड़ी लेगेसी के साथ, विरासत के साथ, और कैसी हाउसिंग पॉलिसी की है जो मार्केट ड्रिवन। वहाँ पे ऐसी हाउसिंग पॉलिसी है जो पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर चलती है, नफ़े नुकसान के ऊपर चलती है, लोगों की भलाई पे नहीं चलती है ना। कह रहा ऐसी बड़ी सिटीज़ जिनकी विरासत ही ऐसी है, एक हाउसिंग पॉलिसी मार्केट वाली। और क्या है? कह रहा है अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेंस होती जा रही है, झुग्गी के ऊपर झुग्गी बना रहे हैं दूसरी, पर अनप्लान्ड हो रहा है सारा काम, बिना प्लानिंग के हो रहा है। और पोल्यूशन है वहाँ पे रैम्पेंट, ऐसा पोल्यूशन है खुलेआम धड़ल्ले से है और हर जगह रैम्पेंट है। और क्या है? हेल्थ केयर का एक्सेस पुअर है, 10-10 लाख लोगों के ऊपर जो है 5 हॉस्पिटल होते हैं मुंबई जैसे शहरों में। तो कह रहा है ऐसा जो है पुअर हेल्थ केयर है। कह रहा है ऐसी जो चीज़ें हैं ना बिग सिटीज़ में, कह रहे ये बिग सिटीज़ हैं रेड जोन्स, इस वजह से जो बिग सिटी हैं सबके सब रेड जोन में आती हैं। और कैसे? विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स, इन्फेक्शन के बहुत बड़े बड़े एरियाज क्लस्टर्स के साथ में। तो कह रहे इस चीज़ में कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड आपने मेरे साथ देख ही लिए हैं, लेगेसी, विरासत, रैम्पेंट मतलब खुलेआम धड़ल्ले से, फ्लैग्रेंट बोल दो, ब्रेजन बोल दो, अनचेक्ड बोल दो, तीनों में से कुछ भी बोल दो, रैम्पेंट वर्ड के सिनोनिम है। रैम्पेंट पे एसएससी के अंदर 2018 के अंदर या 17 के अंदर क्वेश्चन आया था, रैम्पेंट वर्सेस रैम्पार्ट। होमोनिम्स जैसे लिखते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों का मतलब अलग है। रैम्पेंट मतलब धड़ल्ले से, रैम्पार्ट मतलब किले के चारों तरफ की दीवार जिससे किले की रक्षा होती है। वर्ड एक जैसे, देखने में लगते हैं एक जैसे, पर दोनों का मतलब अलग है। ऐसे से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, रैम्पेंट वर्सेस रैम्पार्ट। आगे बढ़े। कह रहे देयर डिके इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स। कह रहे इनका जो डिके है ना, इनका जो सड़ने का काम है, किनका? देयर किसके लगाए? भाई बिग सिटीज़ की बात हो रही है। कह रहा बिग सिटीज़ का जो डिके है कैसा है? वो मार्क्ड बाय है, उसके निशानी है। और क्या निशानी है? एब्सेंस है, नामौजूदगी है ऐसे कॉमन्स की जो यूजेबल हो। यूजेबल कॉमन्स नहीं है वहाँ पे। यूजेबल कॉमन्स का मतलब क्या है? सब के सब लोग जिन कॉमन्स को यूज़ कर सकें, फुटपाथ्स हों, पार्क्स हों, पेमेंट्स हों, है ना, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे है नहीं। कह रहे जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग पेमेंट्स इन नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज़ मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंसिंग। जिसमें शामिल है पेमेंट, फुटपाथ पे चलने का रास्ता, ऐसी क्राउडेड जो है लोकेलिटीज़ में जो नॉर्मली क्राउडेड है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। कह रहा बनाते हुए इस चीज़ को, किस चीज़ को? मेंटेन करने को डिस्टेंसिंग डिफ़िकल्ट। समझ गए? सेंटेंस एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो इनका सड़ने का काम है इन सिटीज़ का रेड जोन के अंदर, उसकी निशानी क्या है? यहाँ पे एब्सेंस है किसी यूजेबल कॉमन की, जिसमें शामिल है क्या? यहाँ पे पेमेंट्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज़ के अंदर भी फुटपाथ नहीं है जहाँ पे लोग चल पाएँ। और इस चीज़ को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, ये चीज़ ना होना, किस चीज़ को? कि मेंटेन कैसे की जाए सोशल डिस्टेंसिंग। जब पेमेंट नहीं होगा, लोग रोड पे चलेंगे, वहीं पे व्हीकल चलेंगे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे। अलग से पेमेंट बने हो, पैदल जाती अलग चलें, रोड वाले अलग चलें, है ना, फुटपाथ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, ऐसा तो हो नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वहाँ। पेमेंट आप ध्यान करें, पेवर ब्लॉक और फुटपाथ को बोलते हैं। इसी से एक इडियम निकलती है, पेव द वे फॉर, किसी के रास्ते को पेव करना, साफ करना। पेमेंट वही होती है जहाँ पे आपका रास्ता साफ हो आगे बढ़ने का, फुटपाथ। कह रहे दिस इज एन अप्रोप्रिएट मोमेंट टू स्टार्ट रिपेयरिंग द डैमेज। कह रहे सही मोमेंट आ गया, बिल्कुल सही वक्त आ गया है, डैमेज को रिपेयर करना शुरू करें, स्टार्ट करें रिपेयर करना इस डैमेज को। बढ़े आगे। कह रहे व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड एम्फेटिकली इज दैट द रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन इज नॉट अ रिटर्न टू लाइफ। कह रहा है पब्लिक को जो बताया जाना चाहिए, और कैसे? एम्फेटिकली, पूरे एम्फेसिस के साथ, पूरा जोर दे करके। वो बताए जाने की बात क्या है? वो ये है कि रिलैक्सेशन जो है ना इस लॉकडाउन का, वो नॉर्मल रिटर्न टू लाइफ नहीं है,
इस रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है खोलो खाओ जो खाना पीना करो घूमो फिरो, ऐसा कुछ भी इसका मतलब नहीं है। कह रहा क्योंकि इट एग्जिस्टेड बिफोर द कोरोना वायरस, जैसा कि ये एग्जिस्ट करता था कोरोना वायरस से पहले। समझ गए ना, रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन नॉर्मल रिटर्न नहीं है, जैसा नॉर्मल कोरोना वायरस से पहले हमारे पास एग्जिस्ट होता था। कह रहा इट इज़ अ न्यू रियलिटी, ये है एक नई हकीकत। और कौन सी रियलिटी है? वन दैट कॉल्स फॉर सेफ मेजर एक्टिविटी, वो वाली रियलिटी है, हकीकत है जो कि कॉल फॉर करती है, डिमांड करती है ऐसी एक्टिविटी का जो सुरक्षित हो, महफूज हो और मेजर्ड हो, नपी तुली हो। मास्क लगा के जाएं और ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं, कहने का मतलब है सीधे सीधे देसी भाषा में ये, ऐसा मत समझ लेना लॉकडाउन हट गया जा करके आप जो है बार में बैठ करके पियोगे, है ना। बार तो खुलेंगे नहीं और खुल भी जाएं तो जाना मत। अभी लॉकडाउन हटने के बाद सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपको किसी को भी बीमार होने के। इसी के साथ एडिटोरियल पूरा हुआ अपना, थोड़े कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गए। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी रही तो एक आधा कॉन्सेप्ट मैं निकाल दूंगा वीडियो में से, है ना, ताकि वीडियो 44 मिनट से एक्सीड ना करे। कॉन्सेप्ट्स को मैं अलग से डाल रहा हूँ, कहाँ पे डाल रहा हूँ? चैनल के ऊपर रात में 10 बजे। जैसे परसों एक वीडियो आई थी हार्डली वर्सेस हार्ड की, है ना, कल रात में, तो रात में 10 बजे आया करेगी। इन कॉन्सेप्ट्स को आप वहाँ जाके फॉलो करें, रखे रहेंगे चैनल पे अलग से ताकि आप उनको देख भी पाएँ। साथ में इनमें कुछ और एग्जांपल्स और इनके आंसर्स भी है ना क्विज के, वो भी अपडेट कर दूंगा मैं। वीडियोज़ को आपको शेयर करना है, आज से शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा कहना है सर आप शेयर करने के लिए बोलते नहीं हो, तो हम करते भी नहीं है, तो आप बोला करो। तो जिसको करनी है ज़रूर से शेयर करें, चैनल को हेल्प करें ग्रो करने के अंदर। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी को नहीं पता लगेगा ये कंटेंट यहाँ पे बन रहा है। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, साइनिंग आउट।